43 साल की एक महिला जो लंबे अरसे के बाद अपने वतन लौटती है, बीमार मां की मदद करने के दौरान आंदोलनों में शरीक होती है। मिलिट्री शासन वाले देश में शांति और अहिंसा के जरिए लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ती है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में मदद करती है, तो वहां की आर्मी ही उसे उसके ही घर में नजरबंद कर देती है। नजरबंदी के दौरान ही उसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाता है। अलग अलग मौकों पर करीब 15 साल तक नजरबंद रहने के बाद 13 नवंबर 2010 को आखिरी बार उसकी नजरबंदी खत्म होती है। वो मिलिट्री शासन से लड़कर अपने देश में लोकतंत्र की बहाली करती है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद सेना फिर से तख्ता पलट कर देती है, फिर से उसे गिरफ्तार कर लेती है और देश में मिलिट्री शासन लग जाता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार या बर्मा की और वहां की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की, जिन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और देश में मिलिट्री शासन लगा दिया गया है। म्यांमार कहिए या बर्मा कहिए, भारत का पड़ोसी देश है। 4 राज्यों की सीमा इस देश से लगती है: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। समुद्री सीमा भी इससे लगती है। म्यांमार में जो भी बड़ा घटनाक्रम होता है उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है और अब म्यांमार में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वहां पर सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। वहां के बड़े बड़े नेता और सत्ताधारी पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनमें भारत की करीबी नेता आंग सान सू की का भी नाम शामिल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि म्यांमार में अभी जो कुछ भी हुआ है वो नया है। म्यांमार में सेना की सत्ता का पुराना इतिहास है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान म्यांमार भी ब्रिटेन का ही हिस्सा हुआ करता था। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन ने बर्मा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत देश को मंजूरी दी, जिसका नाम रखा गया यूनियन ऑफ बर्मा। संसद बनी, संविधान बना, देश में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बने। 1951, 56 और 60 में लगातार 3 बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव भी हुए, लेकिन 2 मार्च 1962 को बर्मा की सेना ने देश पर अपना कब्जा कर लिया। बर्मा के प्रधानमंत्री रह चुके नी विन के नेतृत्व में सेना का देश पर कब्जा हो गया। बर्मा के इतिहास में 8 अगस्त 1988 की एक और तारीख अहम है, जब देश के हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और मिलिट्री शासन की मुखालफत शुरू की। इस आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की थी, लेकिन फिर आम लोग भी इसमें जुड़ते चले गए। सेना ने इसको कुचलने की पूरी कोशिश की, हजारों लोग मारे गए, देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस बीच 27 सितंबर 1988 को बर्मा में एक नई पार्टी बनी, जिसका नाम रखा गया नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। यहीं पर एंट्री होती है आंग सान सू की, जो 1988 में अपने वतन लौटी थी। आंग सान सू की के पिता आंग सान ने ही बर्मा की आज़ादी की लड़ाई के दौरान बर्मा की आर्मी का गठन किया था, जिसे अब तत्मादाव कहा जाता है। हालांकि सेना के गठन के ठीक बाद उनके दुश्मनों ने 1947 में ही उनकी हत्या कर दी थी। आंग सान के इस योगदान की वजह से आंग सान की पत्नी और आंग सान सू की मां को आज़ादी के बाद बनी नई बर्मा सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली थी। उन्हें भारत में बर्मा का राजदूत बनाकर भेजा गया था। उनके साथ आंग सान सू की भी भारत आईं। यहीं पर उनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में वो लंदन चली गई और फिर यूनाइटेड नेशंस जाकर काम करने लगी, लेकिन भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे। अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए आंग सान सू की 1988 में बर्मा लौटी थी, लेकिन फिर विरासत मिली राजनीति ने उनको लोगों का नेता बना दिया। जब 8 अगस्त 1988 का आंदोलन हुआ और उसके बाद आंग सान ने लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित किया, तो मिलिट्री को लगा अब बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसके बाद 31 मई 1989 को बर्मा मिलिट्री ने आम चुनाव का ऐलान कर दिया। मई 1990 में चुनाव हुए। आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने देश की कुल 492 में से 392 सीटों पर जीत हासिल की। करीब 80% वोट उस पार्टी को मिले, लेकिन फिर मिलिट्री ने इस चुनाव के नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। सैन्य शासन बहाल ही रहा। 20 जुलाई 1989 को आंग सान सू की को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। करीब 6 साल बाद 10 जुलाई 1995 को आंग सान सू की घर से बाहर निकल सकी, लेकिन तब भी बर्मा का मिलिट्री शासन खत्म नहीं हुआ। कभी वहां पर सिविल वॉर हुआ, तो कभी मिलिट्री ने अपने विरोधियों का कत्लेआम किया।
लाखों लोग देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। रही सही कसर वहां पर आए चक्रवात ने पूरी कर दी थी। साल 2008 में बर्मा में मिलिट्री ने लोकतंत्र की बहाली की कोशिश शुरू की, लेकिन फिर मिलिट्री ने शर्त रखी कि संविधान में 25% सीटें मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेंगी। इस बीच म्यांमार में साइक्लोन नरगिस ने तबाही मचाई। इस तबाही का फायदा उठाकर वहां के मिलिट्री शासन ने वहां बने संविधान पर जनमत करवाने का दावा किया और कहा कि 92% से भी ज्यादा वोटर नए संविधान को मान गए हैं। 2010 में मिलिट्री शासन ने नए संविधान के जरिए चुनाव करवाया और एक बार फिर से मिलिट्री की मदद से खड़ी की गई राजनीतिक पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी की जीत हासिल हुई। 13 नवंबर 2010 की शाम को आंग सान सू की को रिहा कर दिया गया। आखिरकार 30 मार्च 2011 को बर्मा में मिलिट्री शासन का अंत हो गया और एक चुनी हुई सरकार सत्ता में आई। भले ही इसकी बैकिंग मिलिट्री की थी, लेकिन तब भी बर्मा के लोगों ने इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया। 2012 के उपचुनाव में आंग सान सू की के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 44 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन पार्टी की असली जीत हुई 2015 के आम चुनाव में। लेकिन तब बर्मा के संविधान की वजह से आंग सान सू की देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकी। वहां का संविधान कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिक की मां या पत्नी हैं तो आप देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती। आंग सान सू की के बच्चों के पास दूसरे देश की नागरिकता थी। उनके पति भी बर्मा के नहीं थे, जिनकी मौत 1999 में ही हो चुकी थी। तब आंग सान सू की के लिए संविधान में एक नया पद बनाया गया जिसे स्टेट काउंसलर कहा गया और जिसका दर्जा प्रधानमंत्री के बराबर रखा गया। 2020 में बर्मा में एक बार फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर से आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन बर्मा की मिलिट्री ने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। लगातार आरोप लगाती रही और फिर जनवरी के आखिरी दिनों में म्यांमार की सेना की गतिविधियां बढ़ गई थी और फिर एक दिन वही हुआ जिसके लिए म्यांमार की सेना कुख्यात रही है। 1 फरवरी को बर्मा की सेना तत्माओदाव ने देश में फिर से 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया। आंग सान सू की को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। देश की सत्ता म्यांमार के मिलिट्री कमांडर मिन आंग हेलेंग के हाथ में आ गई। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। फोन सर्विसेज और सरकारी चैनल तक बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब भारत का पड़ोसी देश म्यांमार एक बार फिर से सेना के अधीन है। रही बात भारत की, तो म्यांमार पड़ोसी देश है। म्यांमार के साथ भारत के अच्छे संबंध भी हैं और ये तब से हैं जब म्यांमार में मिलिट्री शासन हुआ करता था। अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार गए थे तो कहा था कि म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों का केंद्र बिंदु है। भारत के म्यांमार के साथ सामरिक समझौते भी हैं। भारत म्यांमार को पनडुब्बियां भी देता है। कोरोना वैक्सीन देने की भी बात हुई है। करीब 1.4 अरब डॉलर की आर्थिक मदद भी भारत अपने पड़ोसी देश को देता रहा। म्यांमार के सिक्किम में भारत ने बंदरगाह भी बना रखा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल वो बंदरगाह शुरू हो जाएगा, लेकिन अब बदले हालात में भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात है। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी कर दिया है। कहा है कि हमने म्यांमार में इस घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है। भारत म्यांमार में हमेशा से लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने के पक्ष में रहा है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कायम रहनी चाहिए। हम पूरे हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। बाकी पड़ोसी मुल्क है तो हमारी भी नजर बनी हुई है। कोई भी बड़ा अपडेट वहां होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी म्यांमार का इतिहास लंबा है। पिछले 70-75 साल में वहां पर इतना कुछ घटा है कि उस पर मोटी मोटी सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं। इसलिए एक वीडियो में सब समेटना थोड़ा मुश्किल है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको म्यांमार के बारे में और क्या जानना है। म्यांमार के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के जरिए उसे आपको समझा सकें। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।